जी, कैफ फॉर बिजनेस लॉ लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कल का लेक्चर तो ओरिएंटेशन के ऊपर था जिसमें हमने कुछ प्लानिंग मैटर डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर से हम अपना लॉ का सिलेबस स्टार्ट करते हैं और ये जहन में रखिएगा, आज के लेक्चर से ही हमारे कंसेप्ट्स, एग्ज़ाम लेवल के कंसेप्ट डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चूँकि लॉ की टर्मिनोलॉजी जो होती है, हर टर्म का एक स्पेसिफिक लीगल मीनिंग होता है, तो मैं स्पीड के साथ नहीं बोलूँगा इस क्लास में। मेरी स्पीड जो होगी बोलने की वो स्लो होगी, लेकिन ताकि आप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस कर सकें। और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको मेरी एडवाइस ये है कि अगर बोलने में मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप लेक्चर की स्पीड को इंक्रीज़ नहीं करना आपने, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा है लीगल कंसेप्ट जो है वो समझ आते आते थोड़ा टाइम माइंड को चाहिए होता है। तो मीनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके माइंड को जो टाइम चाहिए वो उसे दीजिए। जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन रिड्यूस हो जाएगी। चीज़ें देखें थोड़ी सी हैं, और देखें 8-10 लाइनें ये हैं, 4-5 लाइन वो हैं जो आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक एक टर्म के पीछे स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं जो हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना बुक के लिहाज से चैप्टर 2। ठीक है, बुक के लिहाज से कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। ठीक है, हमारी वाली बुक का भी चैप्टर, आई कैप की बुक का भी चैप्टर 2। उसमें जो रेफरेंस है वो आपको माइंड मैप पे मैंने शेयर कर दिए हैं कि आप बुक में जाके पढ़ना चाहे हमारी वाली बुक में या के आई कैप वाली बुक में तो पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारी बुक अभी, मैंने उस बुक में से चैप्टर आपके साथ शेयर किया, बुक अभी पब्लिश नहीं हुई, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच करनी है मैंने, उसके बाद पब्लिश करेंगे, तकरीबन हफ्ता लग जाएगा इसमें और। लेकिन ये चैप्टर जो है उसी बुक में से आपको एक्सट्रैक्ट करके दिया गया है। जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना चैप्टर 2 से, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारे बिजनेस लॉ के सिलेबस में बहुत से लॉ शामिल है। असल में आप लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ क्यों रहे हैं भला? क्या आपने लॉयर बनना है? क्या आपने कोर्ट कचहरी में जाके केसेस लड़ने हैं? नहीं। ठीक है, आप लॉ याद रखें, लॉ की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एक है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ होता है जो कि जुर्म होते हैं, जैसे चोरी चिकारी का, दहशतगर्दी का, कत्ल का, ये क्रिमिनल लॉ, ये एलएलबी में पढ़ाए जाते हैं। ये क्रिमिनल लॉज पढ़ के आप कोर्ट कचहरी में फिर आप जाके केस लड़ते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि आई कैप हमें लॉयर नहीं बनाना चाह रहा। आई कैप हमें सिविल लॉ, सिविल लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो कि पार्टीज, जो बेसिकली जुर्म नहीं है लेकिन कोई गलती है। जैसे फर्ज कीजिए एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 10 तारीख को ये चीज़ें सप्लाई करूंगा, लेकिन ड्यू डेट पे उसने वो चीज़ें सप्लाई नहीं की, तो क्या अब कोर्ट पहले वाले बंदे को जिसने ये चीज़ें सप्लाई नहीं, उसको जेल में डाल देगा, उसको फांसी पे लटका देगा? नहीं, ये दो प्राइवेट पार्टीज का आपस का मैटर है। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कानून की मदद नहीं ले सकते, कानून की मदद ले सकते हैं, लेकिन कानून इसमें किसी पार्टी को कैद की या फांसी की सजा नहीं सुनाएगा। तो जिस जुर्म की सजा कैद या फांसी है वो होता है क्रिमिनल लॉ, लेकिन जिस जुर्म में या जिस गलती में, जिस गलत काम करने के नतीजे में कोर्ट दूसरी पार्टी को मजबूर करे कि भाई आपने ये वादा किया था अब इसको पूरा करे, नहीं तो दूसरे बंदे को हर्जाना अदा करे, उसे कहते हैं सिविल लॉ। हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं ना, जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनमें नॉर्मली सिविल लॉ एप्लीकेबल होते हैं, क्रिमिनल लॉज में। सिविल लॉ में बहुत से लॉज आते हैं, जैसे दो भाई हैं, उनके दरम्यान में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ये भी कोई क्राइम तो नहीं है डिस्प्यूट होना, सिविल लॉ में आएगा, लेकिन इसका बिजनेस से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कुछ लॉज ऐसे हैं जिनका बिजनेस से ताल्लुक होता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट एक लॉ है, क्या इसका बिजनेस से ताल्लुक है? बिल्कुल है।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ये बताता है कि आपने जब भी किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना है तो उसमें किस ऊंच नीच का ध्यान रखना है, और अगर उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होगी तो क्या पेनल्टी पे करना पड़ेगी। ये बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई हैं। बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस से रिलेट करता है? बिल्कुल रिलेट करता है। इसी तरह कुछ और लॉज भी हैं, कंपनी लॉ वगैरह। आप मुझे ये बताइए, सारी डिस्कशन के बाद एंड पे कंक्लूजन पे आ रहा हूं, क्या आईकैप हमें सारे लॉज पढ़ाना चाहता है? सारे के सारे लॉज एलएलबी में पढ़े जाते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़े जाएंगे। फिर आईकैप हमें कौन से लॉज पढ़ाना चाहता है? जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अब चूंकि बिजनेस को बहुत से लॉज इफेक्ट करते हैं, आईकैप ने उसके 3 हिस्से कर दिए कि कुछ लॉज बच्चे इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कैफ 4 में, कुछ पढ़ेंगे कैफ 7 में, और कुछ लॉज पढ़े जाएंगे सीफैप लेवल पे जाके। तो हमारे सिलेबस में जो लॉज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और कुछ 2-3 और लॉज। ठीक है, इनका मकसद ये नहीं कि हमने केसेस लड़े, इनका मकसद ये है कि हम कोई भी बिजनेस, देखिए आप क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद हो सकता है आप किसी कंपनी में किसी ऐसी पोस्ट पे, चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, सीएफओ की पोस्ट पे जाएं और आपको कंपनी के बिहाफ पे दूसरे लोगों के साथ एग्रीमेंट करने पड़े, आपको कंपनी के बिहाफ पे किसी को एम्प्लॉय अपॉइंट करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉय के क्या राइट्स हैं, एम्प्लॉयर के क्या राइट्स हैं, एग्रीमेंट हुआ है उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किसी के साथ सेल परचेज का एग्रीमेंट किया है उसमें आपके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप चाहे किसी कंपनी में किसी की पोस्ट पे जाके काम कर रहे हो या चाहे खुद का बिजनेस चला रहे हो, आप जो डेली बिजनेस डीलिंग्स होती हैं उनमें किस डीलिंग के ऊपर, किस ट्रांजैक्शन के ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आईकैप हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लॉ पढ़ा रहा है। ठीक है, हम वकील नहीं बनेंगे लेकिन हमें पता होगा कि हम जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसमें इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि बाद में अगर कोई कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत पेश आती है तो हमने अपनी फेवर वाली चीज़ें एग्रीमेंट में लिखवाई हो। तो ये बात समझ आ गई हम लॉ पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद मुझे ये बताइए, किसी भी बिजनेस में बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, और अक्सर ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो सब्जेक्ट टू लॉ होती है, यानी उनके ऊपर कोई ना कोई लॉ अप्लाई होता है। जैसे आप किसी को एम्प्लॉय रखते हैं तो इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? सेल परचेज की। शाबाश, सेल परचेज की। तो ये जो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होती है, बताइए पहले पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन होती है कि एग्री किए बगैर ट्रांजैक्शन होती है? पहले एग्रीमेंट होता है, भाई कितने में चीज बेचनी है, किस दिन चीज बेचनी है, डिलीवर करनी है, एग्रीमेंट। इसीलिए सबसे पहले कैफ 4 में जो सबसे पहले लॉ आईकैप हमें सिखाना चाह रहा है वो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करता है, और इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली है क्या कि आपने जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, खास तौर पे सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का, तो उसके ऊपर लीगल एप्लीकेशन क्या होगी इसमें आप सीखेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ चुके होंगे उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि किसी भी पार्टी के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्री करना है ना, तो आप इंश्योर कर सकें कि आपके सारे राइट्स एंड जो ड्यूटीज़ हैं वो उसके ऊपर लिखी हों, बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। और अगर कभी कोई, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और इसके मुताबिक आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो अगर कभी कोर्ट कचहरी में जाने की ज़रूरत भी पेश आती है तो इंशाल्लाह केस आप जीतेंगे, अगर आपने इसके कंसेप्ट को सीखा और इसके मुताबिक उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री किया होगा। ठीक है, तो ये पास होने के लिए तो है ही है अहम, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अहम है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करें? ठीक है, ये हमारे सिलेबस में, कैफ 4 के सिलेबस में सबसे बड़ा लॉ यही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हालांकि इसके बाद दूसरे लॉज भी हैं कुछ, ठीक है, एजेंसी रिलेशनशिप की बात करेंगे, पार्टनरशिप की बात करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, लेकिन सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये 6-7 जो चैप्टर्स हैं वो इसके ऊपर बेस कर रहा है। स्टार्ट करें? अच्छा, अभी हम देखें
फौरन ही मैं आपको कोई लीगल प्रोविजंस नहीं सिखा सकता। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले ना पहले उसकी बेसिक टर्म्स या डेफिनेशन सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, आप अगर क्रिकेट सीखने के लिए किसी के पास जाएंगे, वो फौरन आपको ये नहीं कहेगा भाई ये बल्ला है, ये बॉल है, चलो खेलना शुरू। पहले आपको बिठा के रूल्स बताएगा, आउट कैसे होता है, छिक्का कैसे होता है, नो बॉल कैसे होती है, इसका ये सारी चीज़ें। जब आप किसी भी सब्जेक्ट के ये पैरामीटर्स सीख लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट सीख लेते, उसके बाद उस सब्जेक्ट को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि वो टर्म्स बार बार यूज हो रही होंगी। तो मैं बजाय ये कि पहले लीगल प्रोविजन आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूं और फिर जिस लीगल प्रोविजन में कोई टर्म्स आए वो आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊं, एक अप्रोच ये भी है। इसको मैं अडॉप्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसलिए नहीं कर रहा, इसमें हम लॉ को डिस्कस करना तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हर दूसरे तीसरे कंसेप्ट में रुक के हम किसी और चीज की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं पहले ये चाह रहा हूं, पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लें, ताकि जब ये डेफिनेशंस आगे लीगल रिक्वायरमेंट्स में इस्तेमाल हो ना, तो आपको बार बार रुक के ये ना सोचना पड़े इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो पहले डेफिनेशन शुरू करें, स्टार्ट। सबसे पहले ऑफर, सबसे पहले डेफिनेशन का। अच्छा मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए ये भाई हैं, भाई क्या चीज़ आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे बेच सकें? मोबाइल, चले पेन, चले पेन, ठीक है। ये पहले मुझे कहे कि सर क्या आप 10 रुपये में ये पेन खरीदेंगे? ये भाईजान ने क्या स्टेटमेंट, सर क्या आप 10 रुपये में ये पेन खरीदेंगे? ये इन्होंने मुझे की है ऑफर। इन्होंने क्या किया है? ऑफर। क्या मेरे ऊपर लाजमी है मैं इसका जवाब हमेशा यस दूं? कभी यस दूंगा, कभी नो दूंगा। ऑफर को प्रपोजल भी कहता है। इन्होंने प्रपोजल दिया कि क्या आप ये पेन खरीदेंगे, ये या तो मैं यस करूंगा या नो। अगर ये जो इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, सर क्या आप 10 रुपये में खरीदेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? ऑफर। इन्होंने मुझे ऑफर की। अगर मैं कहता हूं नो, नो मैं नहीं खरीदूंगा, ये है रिजेक्शन ऑफ ऑफर। ये क्या है? मैंने इनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्या हमारे दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ है? नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं यस कि पेन खरीदूंगा, तो मैंने क्या किया? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट के लिए ना, एग्रीमेंट करने के लिए सिर्फ ऑफर होना जरूरी नहीं है, एक पार्टी की तरफ से ऑफर और दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज हमने जो समझा है ऑफर या प्रपोजल। प्रपोजल मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कभी कभार ही यूज होता है। ज्यादातर जो किताब में केस स्टडीज में वर्ड यूज होता है, पास्ट पेपर में वर्ड यूज होता है, वो क्या है? लेकिन याद रखें आई कैप कभी कभी ना डॉज खेलता है। क्या? वो कंसेप्ट को अल्टरनेट टर्म्स के साथ पूछ लेता है। वो कहता है अच्छा टीचर्स ने सिर्फ ऑफर ही पढ़ाया होगा और स्टूडेंट ने भी सिर्फ ऑफर ही पढ़ा होगा, मैं पूछ लेता हूँ प्रपोजल क्या है, डिफाइन प्रपोजल। हालांकि वो ऑफर ही है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ कभी कि ऑफर को ही प्रपोजल भी कहते हैं, तो जब प्रपोजल की डेफिनेशन पूछेगा हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए जो अल्टरनेट टर्म्स होती हैं ना, वो बोली नॉर्मली कम जाते हैं, लेकिन आपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके जहां जहां आएंगे अल्टरनेट टर्म्स उनको याद करना है, आपको पता होना चाहिए। ऑफर, अब मैं प्रपोजल का वर्ड नहीं बोलूंगा, ऑफर का वर्ड बोलूंगा, लेकिन मतलब एक ही है। ऑफर क्या है? when one person shows his willingness, रजामंदी उसकी, किस लिए? when one person shows his willingness to do something, to do, अभी इसको छोड़ें, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें, to do something, तो ये क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। ऑफर का मतलब क्या है? When one person shows his willingness to do, अब ये देखें क्या ये willingness शो करवा रहे थे to do something? किस चीज की? To sell something, to sell ball point, to do something। ठीक है, जैसे हो सकता है to sell good or services भी।
ठीक है, सर्विसेज। मैं अगर कॉलेज के पास जाके कहता हूं सर क्या आप ये सब्जेक्ट मुझसे पढ़वाना पसंद करेंगे इतनी कॉस्ट में, तो मैं ऑफर दे रहा हूं किसको, टू डू समथिंग, टू, लेकिन इसमें मैं कोई चीज नहीं बेच रहा, टू सेल गुड नहीं, बस सर्विसेज। तो याद रखें गुड्स की सेल परचेज ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होती है, सर्विसेज की सेल परचेज कह लें या बाइंग सेलिंग या रिसीट ये भी इसी में कवर होती है। ठीक है, जब एक सिंगर का किसी प्रोड्यूसर के साथ एग्रीमेंट होता है कि वो उसके कंसर्ट में अरेंज किए हुए कंसर्ट में आएगा और वीकेंड पे गाना गाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है। ये है एग्रीमेंट टू डू समथिंग। लेकिन ये गुड्स का केस नहीं है, सर्विसेज का केस है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादातर एग्जांपल गुड्स की होंगी, लेकिन कुछ एग्जांपल सर्विसेज की भी होंगी। ये समझ आ गए? अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि ऑफर होती है, अब ये जरा ये टेक्निकल पॉइंट है, अब ऑफर होती है टू डू समथिंग, सम टाइम ऑफर होती है नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, ये कभी कभार आएगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं हमारे सिलेबस में जो आते, इसलिए मैंने कहा स्टार्ट में कंसेप्ट बिल्ड कर दो। ऑफर टू डू समथिंग की भी हो सकते हैं, नॉट टू डू। हम सम टाइम किसी को पैसे देते हैं कोई काम करने के, और हम सम टाइम किसी को पैसे देते हैं कोई काम ना करने के, है ना जी बात? क्योंकि बंदा काम कुछ नहीं करेगा उसके पैसे उसको मिल रहे होंगे। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं इनसे कहता हूं भाई अगर आप पबजी खेलना छोड़ दें तो मैं आपको 1000 रुपया इनाम दूंगा। अब देखें ये अगर कहते हैं, ये मैं उनको ऑफर कर रहा हूं ना, इसमें ऑफर कौन कर रहा है? ये नहीं ऑफर कर रहे भाई, पक्की बात है, मैं कर रहा हूं, मैं ऑफर कर रहा हूं इनको टू डू समथिंग के नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। अगर ये यस कर लेते हैं तो वैलिड एग्रीमेंट है, और अगर ये 1 महीना पबजी नहीं खेलते तो ये हकदार हैं बाय लॉ, मुझसे पैसे ले सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनसे कहता हूं भाई अगर आप 3 महीने तक सिगरेट नहीं पिएंगे तो मैं आपको 5000 रुपये इनाम दूंगा। एक चचा ने अपने भतीजे के साथ रियल केस में एग्रीमेंट किया था, उसने कहा था सिगरेट नोशी छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। उसने सिगरेट छोड़ दी, चचा ने कहा कोई इनाम नहीं, भतीजे ने केस किया, उसको 1 लाख रुपया मिला। क्या कुछ करने का 1 लाख रुपया मिला? ना करने का। एग्रीमेंट, ये जो ऑफर होता है ना, ऑफर, ये टू डू समथिंग का भी हो सकता है, नॉट टू डू समथिंग का भी हो सकता है। अगली एग्जांपल सुने, अगली एग्जांपल सुने किसकी? अच्छा टू डू की मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दी, क्यों भला? ये आसानी से समझ आ जाता है। ये जरा मुश्किल के ना करने के ऑफर क्या हो गए। हम एक मार्केट में हफीज सेंटर में, मेरी भी मोबाइल की शॉप, भाई की भी मोबाइल की शॉप, इनकी शॉप पे ग्राहक की लाइन लगी होती है, मेरी शॉप पे कोई आता ही नहीं है। मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई आप मेरे साथ एग्रीमेंट करें कि आप हफीज सेंटर में कोई काम नहीं करेंगे तो मैं आपको 5 लाख रुपए अदा करूंगा। ये क्या है? ऑफर टू डू समथिंग की, नॉट टू डू, नॉट टू डू समथिंग की, नॉट टू डू समथिंग। एक बंदा जुर्म कर रहा था, दूसरे बंदे ने देख लिया, वो गवाह है। अब जो बंदा जिसने जुर्म किया ना, वो गवाह को क्या कह रहा है? अगर तुम कोर्ट में जाके गवाही नहीं दोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अगर तुम कोर्ट में जाके गवाही नहीं, अब देखे ऑफर कर रहा है किस चीज की? टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। तो जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कोई ऑफर करती है, कोई प्रपोजल देती है, कोई ऑप्शन उसके सामने रखती है, इसे ऑफर कहते हैं। ये टू डू समथिंग की भी हो सकती है और नॉट टू डू समथिंग की भी हो सकती है। यहां तक क्लियर हो गया? एग्जाम्पल समझ आ गए? अच्छा मुझे बताइए, अगर एक फिल्म प्रोड्यूसर एक एक्टर के साथ एग्रीमेंट करता है कि आप अगले 5 साल तक हमारी बनाई हुई फिल्म्स में ही काम करेंगे और किसी दूसरे प्रोड्यूसर की फिल्म में काम नहीं करेंगे, ये टू डू समथिंग है,
नॉट टू डू समथिंग है या दोनों है? दोनों है, दोनों है। तो ऑफर टू डू समथिंग भी हो सकती है, भाई ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। आगे चले जी जी। डिमांड नहीं, डिमांड नहीं, डिमांड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कभी भी डिमांड का लफ्ज़ नहीं आएगा, इसमें हमेशा ऑफर का वर्ड आएगा। डिमांड तो होता है जैसे कोई जबरदस्ती हम किसी से कोई चीज मांग रहे हो, नहीं, इसमें ऑफर ऑप्शन है। जब कभी ऑफर होगी कितनी पार्टीज होंगी? एक जो बंदा ऑफर कर रहा है और दूसरा जिसको ऑफर, इन भाईजान ने पेन बेचने की ऑफर की मुझे, ये कौन है और मैं कौन हूं? जो बंदा ऑफर कर रहा है उसे कहते हैं ऑफरर, करने वाले को ऑफरर, और जिसको ऑफर की जाए उसे ऑफरी। ऑफरर, ऑफरी। ऑफरर कौन है? जो ऑफर कर रहा है। ऑफरी कौन है? जिसको ऑफर की जाए। ये फर्क ज़हन में रखिएगा, ठीक है? ऑफरर और ऑफरी। कैसा हो सकता है कि कहीं ऑफर हो और एक ही पार्टी हो? मैं अगर इस दफा सीए में पास हुआ इस पेपरों में, तो मैं अपने आप को बाई के नाम में दूंगा। क्या ये ऑफर है? ऑफर के लिए हमेशा दो पार्टीज का होना लाजमी है। एक पार्टी है तो वो ऑफर नहीं है। एक पार्टी ऑफर करने वाली और दूसरा जिसको ऑफर। ऑफरर कौन है? जो ऑफर कर रहा है। ऑफरी कौन है? ऑफर की जा रही है। तो ये हमने लीगल टर्म्स पढ़ी, ऑफरर और ऑफरी। ये क्लियर हो गए तो ओके करें, आगे चलें। अब जब इन्होंने मुझे ऑफर की, मेरी मर्जी, मैं यस करूं या नो? अगर मैं नो करूं तो उसे क्या कहते हैं? रिजेक्शन ऑफ ऑफर। अगर मैं यस कर दूं, एक्सेप्टेंस। व्हेन ऑफरी, कौन? ऑफरी कम्युनिकेट हिज कंसेंट का मतलब यस, यस टू ऑफरर, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? ऑफरर कम्युनिकेट कंसेंट टू ऑफरी कम्युनिकेट हिज कंसेंट टू ऑफरर। ऑफरी कम्युनिकेट हिज कंसेंट टू, तो उसे क्या कहेंगे? मैंने कहा यस मैं आपका पेन 10 रुपए में खरीदूंगा, ये मैं क्या कर रहा हूं? बात समझ आई? अभी इसमें ट्विस्ट आ रहे हैं कहानी में, सुनिए। इन्होंने कहा सर क्या आप ये पेन 10 रुपए में खरीदेंगे? मैं अभी सोच रहा हूं साथ वाला भाई है, इन्होंने कहा लाओ मुझे बेचो। क्या ये एक्सेप्टेंस है? हाँ, उसको तो ऑफर ही नहीं। शाबाश। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस में लफ्ज है ऑफ, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? ऑफर ही। जिसको ऑफर ही नहीं की गई वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, वो चाहे साथ क्यों ना बैठा हो। ये समझ आया? ऑफरी। ऑफरी को अंडरलाइन करें। ऑफरी का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफरी ही देगा, ऑफरी के अलावा और कोई बंदा नहीं दे सकता। अगला ट्विस्ट, ऑफरी कम्युनिकेट्स हिज कंसेंट। इन्होंने मुझे कहा सर क्या आप 10 रुपए में ये पेन खरीदेंगे? अब मैं हिसाब किताब लगा रहा हूं, 10 रुपए में ठीक रहेगा, महंगा तो नहीं है। मैंने सोचने में थोड़ा टाइम लगा दिया। इन्होंने साथ वाले को भी कह दिया क्या आप 10 रुपए में ये पेन खरीदेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदे को ऑफर किया और दूसरे को भी कर दे? की जा सकती। इसमें फिर दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेंस कर सकता है, और एग्रीमेंट किसके साथ होगा? जो पहले कर देगा, जो पहले कर देगा। मैं सोच रहा हूं 10 रुपए में खरीदूं, इन्होंने यही ऑफर उनको कर दी। अच्छा अब मैंने इरादा कर लिया है कि मैं खरीद लूंगा, बताया नहीं। इरादा कर लिया खरीद लूंगा, बताया नहीं। उन्होंने उस भाई से पूछा आप 10 रुपए में खरीदो? उन्होंने कहा यस खरीदूंगा। इन्होंने उसको बेच दिया, मैंने इनके खिलाफ केस कर दिया। मैंने कहा भाईजान मुझे ऑफर की थी, आपने उसको कैसे बेच दिया?
ये कहेंगे सर ऑफर की थी, एग्रीमेंट तो भी नहीं ना हुआ था। एग्रीमेंट तो होता है जब एक्सेप्टेंस हो, आपने तो एक्सेप्टेंस ही नहीं की। मैंने कहा भाईजान एक्सेप्टेंस आपको नहीं बताई, मैंने अपने माइंड में तो एक्सेप्टेंस कर ली थी, अपने माइंड में तो एक्सेप्टेंस कर ली थी। तो लॉ क्या कहेगा, एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं हुई? नहीं। कम्युनिकेट, इसको भी अंडरलाइन करें। कम्युनिकेट का मतलब क्या है? अगर हम एक्सेप्टेंस करें तो ऑफरर को बताना जरूरी है, अगर नहीं बताया तो अगर जेन में रखा ना। एक लीगल केस में एक पार्टी ने ऑफर की दूसरी पार्टी को कि हमारा ये माल गोदाम में पड़ा, आप खरीदेंगे। उसने लेटर लिख दिया, अपनी जेब में रख दिया, उसको भेजा ही नहीं लेटर। लेटर लिख के अपनी जेब में रख दिया, उसको भेजा ही नहीं लेटर। क्या एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं। लॉ ने कहा ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई, आपको उसे लेटर भेजना चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है एक्सेप्टेंस कौन करे? ऑफरी करे, और फिर एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करे। और किसको करे? ऑफरर को। ऑफरर के अलावा अगर किसी और को कम्युनिकेट कर दी, ऑफरर के अलावा किसी और को कम्युनिकेट कर दी तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ठीक है। इन्होंने कहा सर आप 10 रुपए मेरा पेन खरीदेंगे। अब मैंने इनको तो नहीं कहा, दूसरे भाई को कहा यार ये ना मैं इसे 10 रुपए में पेन खरीदने जा रहा हूं, मैं इनसे 10 रुपए में पेन। क्या एक्सेप्टेंस हो गई? हालांकि ऑफरी ने ही कहा, कम्युनिकेट भी किया है, लेकिन किसको? किसी और को, ऑफरर को नहीं किया। तो कम्युनिकेट किसको करना है? ऑफर। एक्सेप्टेंस समझ आ गई क्या है? जब ऑफरी ऑफर करे, ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर ले, तो हम इसे कहते हैं, ये हो गया दोनों में प्रॉमिस, वादा, प्रॉमिस। याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस से पहले है तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस के बाद है तो प्रॉमिस है। एक्सेप्टेंस से पहले है तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस के बाद है तो, यानी एक्सेप्टेंस से पहले वही दो पार्टीज हैं, तो ये है ऑफरर, मैं हूं ऑफरी, और एक्सेप्टेंस के बाद यही दो पार्टी है। अब हमें दुनिया का कोई बंदा ऑफरर ऑफरी नहीं कहेगा, बल्कि क्या कहेगा? प्रोमिजर प्रोमिजी, प्रोमिजर प्रोमिजी, प्रोमिजर प्रोमिजी। वही ऑफरर था एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस होगी तो वही ऑफरर क्या बन गया? प्रोमिजर। प्रोमिजर का मतलब जिसने ऑफर की है, जिसने कोई काम करना है। प्रोमिजी का मतलब क्या? जिसको ऑफर की गई थी और उसने मंजूर कर लिया, अब उसके लिए कोई काम किया जाना है, इसके लिए कोई काम किया जाना। अच्छा, आप जरा सुनिएगा, ये ऑफर और प्रॉमिस में फर्क समझ आ गया? और इससे भी ज्यादा अहम कंसेप्ट, ऑफरर और प्रोमिजर में फर्क समझ आ गया? ऑफरर और प्रोमिजर में क्या फर्क है? बिफोर एक्सेप्टेंस है तो ऑफरर है, आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो, बिफोर एक्सेप्टेंस है तो ऑफरी है, आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो। चूंकि हमारे लॉ में ज्यादातर एग्रीमेंट होने के बाद मसले मसाइल होते हैं ना, उनको डिस्कस किया जाता है, तो ज्यादातर और पेपर में भी आपको ऑफर और ऑफरी की टर्म्स नहीं दिखने को, सुनने को मिलेंगी। कौन सी टर्म सुनने को मिलेगी? प्रोमिजर और प्रोमिजी, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है, प्रोमिजर और प्रोमिजर। अच्छा, आप जरा सुनिएगा, इन्होंने कहा सर नहीं, मैं कॉलेज से बाहर निकला, रिक्शे वाला खड़ा था, मैंने उससे पूछा हाँ भाई मेरे घर चलोगे? उसने कहा ठीक, यस। एग्रीमेंट हो गया क्या? जी सर। नहीं, ऐसा एग्रीमेंट आपने कभी नहीं करना, वरना झगड़ा होगा, लड़ाई। क्या झगड़ा होगा भला? उधर जाके कहेगा पैसे किधर, मैं कहूंगा 200, वो कहेगा 500 से कम 1 रुपया नहीं लेना। बताइए, पैसे पहले तय कर लेना जरूरी है कि भाई? एग्रीमेंट की सारी मेजर टर्म्स एंड कंडीशन पहले तय कर लेना जरूरी है। अगर ऑफर में एक पार्टी की तरफ से तो है कि उसने क्या करना है, लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से तय नहीं हुआ तो उसने क्या करना है, तो याद रखें वो कंप्लीट वैलिड ऑफर नहीं है। इन्होंने कहा सर क्या आप पेन खरीदेंगे?
मैंने कहा यस, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट नहीं है। इन्होंने कहा सर आप 10 रुपए में पेन खरीदेंगे? हाँ यस, ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है। यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस तो है लेकिन कंसीडरेशन नहीं है, तो वो एग्रीमेंट नहीं बनता। एग्रीमेंट बनने के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है। अब ये कंसीडरेशन क्या बला है ये नहीं पता, लेकिन पहले मुझे ये बताइए ऑफर पता है आपको क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है ये पता है? इन्होंने कहा सर क्या आप पेन खरीदेंगे? ऑफर। मैंने कहा यस खरीदूंगा। एक्सेप्टेंस, अभी एग्रीमेंट नहीं, अभी पैसे तय होना बाकी हैं। जब कोई भी गुड या सर्विस सेल की जाती है तो बदले में कोई ना कोई पैसे भी इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी पार्टी ने पैसे भी अदा करने होते हैं। ये जब कोई भी गुड या सर्विस, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड या सर्विस प्रोवाइड करती है और बदले में उसे जो भी चीज मिलती है, जो भी पैसे मिलते हैं ना, उन पैसों को कहते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। आप जो ऑफर कर रहे हो तो बदले में जो भी आपको मिलेगा वो क्या है? कंसीडरेशन। याद रखें दुनिया का हर एग्रीमेंट टू वे चलता है। दुनिया का हर एग्रीमेंट टू वे चलने का मतलब क्या है? मैं जब इनसे पेन वसूल करूंगा, मैं जब इनसे पेन वसूल तो बदले में इनको पैसे दूंगा। यानी एक एग्रीमेंट में टेक्निकली, अब ये बहुत अहम बात है, एक एग्रीमेंट में सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं होता। ये है ना, ये एक प्रॉमिस है ना, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, यही पढ़ा ना ऊपर, ये एक है। बदले में कोई ना कोई दूसरी चीज भी रिटर्न में पे करनी होगी, इसे कहते हैं कंसीडरेशन। यानी बदले में मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूंगा इनको कोई चीज देने के लिए। जैसे ये अगर मुझे पेन देते हैं और मैं वादा, ये कहते हैं एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपको पेन बेचूंगा और मैं एग्रीमेंट करता हूं मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ये एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में एक नहीं दो प्रॉमिस है। ये बहुत आज के लेक्चर का सामने सबसे अहम कंसेप्ट है जो डिस्कस करने जा रहा हूं। इन्होंने कहा सर पेन बेचूंगा, मैंने कहा ठीक है 10 रुपए दूंगा, एग्रीमेंट हो गया। इसमें एक नहीं दो प्रॉमिस है। एक प्रॉमिस ये कर रहे हैं, क्या ये क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? पेन बेचने का। एक प्रॉमिस मैं कर रहा हूं, क्या? पैसे देने का। दुनिया के हर एग्रीमेंट में म्यूचुअल या रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। दुनिया के हर एग्रीमेंट में म्यूचुअल या रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, सिवाय, बस सिवाय के आगे मैं कुछ नहीं कह रहा। सिवाय का मतलब पता ना क्या आता है? एक्सेप्ट, उसको छोड़ा। दुनिया के हर एग्रीमेंट में दो प्रॉमिसेस होते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस या म्यूचुअल प्रॉमिस। एक प्रॉमिस ये करना है, दूसरा प्रॉमिस मैं कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा बताइए, इनका प्रॉमिस है कि ये मुझे पेन देंगे, इस प्रॉमिस की कंसीडरेशन क्या है इनके लिए? इनके पॉइंट 10 रुपए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इनको 10 रुपए दूंगा, इसकी कंसीडरेशन क्या है? पेन। हर एक के लिए कंसीडरेशन है ना। आपने कॉलेज के साथ एग्रीमेंट किया, फीस पे किया आपने, फर्ज कीजिए 20,000 फर्ज कीजिए, आपने फीस पे की और कॉलेज ने एग्रीमेंट किया आपको कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? 20,000 या कोचिंग सर्विसेज? कोचिंग सर्विसेज। कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडरेशन क्या है? 20,000। कॉलेज प्रॉमिस कर रहा है कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का और कंसीडरेशन इस प्रॉमिस की क्या है? फीस। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कोचिंग सर्विस, ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं 20,000 पे करने के लिए और कंसीडरेशन क्या है?
तो समझ रहे हैं, एक एग्रीमेंट कंक्लूजन पे आए। अगर बात समझ आ रही तो ओके करें, फिर आगे चलते हैं। एक एग्रीमेंट में सिर्फ वन साइडेड ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होती, बल्कि अदर साइड से भी कोई ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, अदर साइड से भी कोई ना कोई कंसीडरेशन होती है। जब ये दोनों प्रॉमिसेस मिलते हैं फिर एग्रीमेंट होता है। फिर एग्रीमेंट यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो एक प्रॉमिस हो गया। जब दूसरी तरफ दूसरी पार्टी भी कोई ना कोई प्रॉमिस करेगी फिर एग्रीमेंट होगा। ये बात समझ आ रही है? ऑफर और एक्सेप्टेंस तो एक साइड से है, जब दूसरी साइड से भी कोई ना कोई पे की जाएगी चीज, कंसीडरेशन, फिर एग्रीमेंट होगा। क्लियर यहां तक? ऑफर समझ आ गई क्या है, एक्सेप्टेंस समझ आ गया क्या है, कंसीडरेशन समझ आ गया क्या है एग्रीमेंट। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने कहा सर अगर आप मुझे 1 लाख रुपया दें मैं आपको उड़ के दिखाऊंगा। 1 लाख रुपया दें, उड़ के दिखाऊंगा। अब मैंने कहा ठीक है 1 लाख रुपया दूंगा। हमारे दरमियान में ऑफर की, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसीडरेशन भी दोनों तरफ है, पैसे होंगे और ये एक तरह से मुझे एंटरटेन होगा ना, मैं उड़ता देख के बंदा, मैंने कभी जिंदगी में उड़ता नहीं देखा। एग्रीमेंट हो गया। इन्होंने उड़ के नहीं दिखाया, मैं चला गया कोर्ट। मैंने कहा सर देखिए इसने एग्रीमेंट किया था, मुझे उड़ के दिखाएगा, उड़ के नहीं दिखाया। जरा इसे कहे अपना वादा पूरा करे। कोर्ट ये वादा पूरा करवाएगी? करवाएगी, एक लगाएगी मुझे, तुम्हें नहीं पता ये उड़ना इम्पॉसिबल है, उड़ना इम्पॉसिबल है, कोई उड़ नहीं सकता। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। इसी रीजन की वजह से लॉ ने 2 टर्म्स इजाद की। एक क्योंकि लॉ को पता चल गया कि लोग आपस में इतने बेवकूफ हैं या इतने करप्ट हैं कि वो ऐसी चीजें एग्री कर लेते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लॉ कभी उस चीज का ऑर्डर नहीं देता जिसको वो इंप्लीमेंट ना करवा सके। तो जो चीजें इन्फोर्सेबल, जो एग्रीमेंट तो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उनका कोई लीगल स्टेटस, लॉ कहता है आपस में खुद ही भुगतो, मेरे पास ना। इसी तरह इलीगल एग्रीमेंट्स है। अगर मैं इनके साथ एग्रीमेंट कर लूं, भाईजान मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आप मुझे आधा किलो चर्च दीजिएगा, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एग्रीमेंट है। अगर ये मुझे चर्च नहीं देते, मैं कोर्ट जज के पास चला गया, सर जी एग्रीमेंट हुआ था, इन्फोर्स करवाएं, वो कहेगा इनको दे चर्च, कहेगा भाई हम चर्च बेचने थोड़ी बैठे हुए हैं, भाग जाओ इधर से। ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसीलिए बाज़ औक़ात पार्टीज एक दूसरे के साथ ऐसी चीजें तय कर लेती हैं जो या तो इम्पॉसिबल होती हैं या इलीगल होती हैं। जो चीजें इम्पॉसिबल या इलीगल होंगी वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट्स तो है, यानी पार्टी ने एग्री तो किया हुआ है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वही चीज होगी, वो वाला एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में एक फर्क समझ आ गया हमें। क्या? कि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वे बात समझ आ गई? अच्छा, एक लाइन बोलने लगा हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो ओके कीजिएगा, ये याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वैसा नहीं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ना? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जरा बताइए कौन से एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? इम्पॉसिबल, इलीगल, इम्पॉसिबल, इलीगल, इम्पॉसिबल, इलीगल।
ये एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट। अब एक केस स्टडी, रियल केस स्टडी आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं, आपने मुझे बताना है ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि दोनों है, ठीक है। एक बंदे की डेथ हो गई, घर वाले रो दो रहे हैं जनाजे पे, एक बंदा आया दूसरा बाहर से कहीं स्ट्रेंजर और कहने लगा अगर आप मुझे 10 लाख रुपया अदा करें तो मैं अभी इसको जिंदा कर देता हूं। घर वालों ने कहा ठीक है जिंदा करें। बताइए ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये है आपका डिसीजन। जब भी आपने केस स्टडी सॉल्व करनी है ना लॉ की, दो चीजें आपकी केस स्टडी में होनी चाहिए, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। आपने अक्सर देखा होगा जब कोर्ट में फैसला होता है ना तो जज ये सिर्फ ये नहीं कहता इसको फांसी दे दें, वो कहता है दफा 302 के तहत ना, ये कहता कि सिर्फ डिसीजन बताता है कि बेसिस ऑफ डिसीजन भी बताता है, बेसिस ऑफ डिसीजन भी बताता है। इसलिए हमने भी जब भी लॉ की कोई भी केस स्टडी सॉल्व करनी है तो डिसीजन भी देना है, बेसिस ऑफ। ये आपकी जिंदगी की पहली लॉ की केस स्टडी है जो एग्जाम लेवल की है। आप बताइए इसमें आपका क्या, ये जो मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट? यानी ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये है आपका डिसीजन। बेसिस ऑफ डिसीजन बताइए क्यों? इम्पॉसिबल है। शाबाश। अगर आप कहते इलीगल है तो मैं आपका मार्क्स आधे डिडक्ट कर लेता, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्लियर हुई है बात? गवर्नमेंट ने कहा इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं होगी। एक प्राइवेट इंपोर्टर ने इंडिया के किसी ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, बताइए एग्रीमेंट इलीगल। इलीगल का मतलब क्या? इलीगल का मतलब जिसकी लॉ इजाजत ना दे। वो कोई क्राइम भी हो सकता है, वो कोई हो सकता है क्राइम ना भी हो। नॉर्मली इलीगल चीजें क्राइम होती है लेकिन लाजमी नहीं, ठीक। तो हर वो चीज जिसकी ला इजाजत नहीं देता वो इलीगल है, और जो मुमकिन ही नहीं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, इलीगल, ये बार बार केसेस बनेंगे इन दो टर्म्स के ऊपर, इसलिए मैंने खास तौर पे इनको हाईलाइट किया है। अब बताइए ऑफर समझ आ गया क्या है? एक्सेप्टेंस समझ आ गया क्या है? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे कुछ बेसिक कंसेप्ट। ये जो ऑफर या एक्सेप्टेंस होती है ना या एग्रीमेंट, ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस होता है जो अल्फाज से चीज कही जाए। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? जिसका अल्फाज से इजहार किया जाए। वो अल्फाज रिटन भी हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं। और जब किसी चीज का इजहार अल्फाज से नहीं बल्कि कंडक्ट से किया जाए तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयड। तो ऑफर या एक्सेप्टेंस या एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो मुझे कहा कि सर क्या आप 10 रुपए में पेन खरीदेंगे, ये ऑफर एक्सप्रेस थी कि एम्प्लॉयड? ठीक। आपने अक्सर शायद देखा बाज़-औक़ात कभी अगर आपने किसी बस वगैरह में सफ़र किया है ना, तो बाज़-औक़ात जहाँ पे बस रुकती है तो वहाँ पे कुछ लोग ना गर्मियों में ठंडे पानी के गिलास लेके घूम रहे होते हैं। तो वो चलते चलते ना बस के साथ सीट लगी होती है ना, तो वो गिलास को ऊपर इशारा करते हैं। और अगर किसी को प्यास लगी हो, किसी मुसाफिर, वो कहता है। अब इनमें अल्फाज का तबादला नहीं हुआ, लेकिन जब वो बेचने वाले, पानी बेचने वाले ने इशारा किया पानी से भरे ठंडे गिलास का, तो इसका मतलब क्या है? वो ऑफर कर रहा है। कौन सी ऑफर? इम्प्लॉयड। और जब उस मुसाफिर ने ये नहीं कहा हाँ, बल्कि उसे इशारा किया, इस इशारे का क्या मतलब है? हाँ मैं पानी पीना, मैं ले आओ, तो ये एक्सेप्टेंस है। वो इम्प्लॉयड ऑफर थी, ये इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस है। तो याद रखें एग्रीमेंट एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस में जो एग्रीमेंट्स होते हैं 99% एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन चूंकि लॉ ने इम्प्लॉयड की भी इजाजत दी हुई है तो बाज़ औक़ात एग्जाम में वो इम्प्लॉयड ऑफर या एक्सेप्टेंस भी टेस्ट कर लेता है।
वरना प्रैक्टिस में जितने होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं। ठीक? अच्छा मुझे बताइए, आप गाड़ी पे घर जा रहे हैं, इशारे पे रुके, एक बच्चा भागता हुआ आया, उसके हाथ में शीशा साफ करने के लिए वो सामान है, उसने आप गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर दिया, यहाँ आपकी तरफ ऐसे इशारा किया, बहुत ऐसे इशारा करते हैं सर, ये क्या है? ऑफर। इम्प्लाइड के एक्सप्रेस? इम्प्लाइड। और आपने कहा ये क्या है? एक्सेप्टेंस। लेकिन कौन सी एक्सेप्टेंस? इम्प्लॉयड। तो याद रखिएगा, जो ऑफर या एक्सेप्टेंस या एग्रीमेंट, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है। ये नहीं है कि आप शीशा साफ करवाएं और बाद में सके मैंने थोड़ी कहा था, मैंने तुम्हें कब कहा था? मैंने कहा तो नहीं था ना कि शीशा साफ करो। तो लॉ क्या कहते हैं? आपने कहा था कि नहीं कहा था? लॉ कहता है आपने कहा था, लेकिन अल्फाज से नहीं कहा था, अपने कंडक्ट से कहा था। तो एग्रीमेंट हुआ, अब आप पैसे देने के पाबंद हैं, अब आप पैसे देने के पाबंद हैं। लेकिन ठीक है, तो नहीं कंसिडरेशन है ना, आप उस आप गाड़ी अच्छा हाँ, पहले ये बताइए, आप इससे एग्री करते हैं कि ऑफर थी, एम्प्लॉयड ऑफर थी, आप एग्री करते हैं कि एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस थी? आप एग्री करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया, इन्होंने एक पॉइंट रेज किया, अच्छा ऐसे में कंसिडरेशन तो तय हुई नहीं। इसमें जब एग्रीमेंट में प्राइस तय, अब आपने ना सवाल उठाया है मुश्किल, मैं हिम्मत करके जवाब दे रहा हूं, अगर समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो इसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल भूल जाएं कि ये सवाल कभी आया भी था। एक है एग्रीमेंट में प्राइस का एग्री ना होना, प्राइस का एग्री यानी प्राइस नहीं लिखी हुई, ये और सिचुएशन है। और अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नो प्राइस विल बी चार्ज्ड, ये और सिचुएशन है। अगर एग्रीमेंट में प्राइस का जिक्र ही नहीं है ना, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई प्राइस पे ही नहीं की जाएगी। लॉ कहता है यहां पे हम रीजनेबल मार्केट प्राइस पे करवाएंगे, रीजनेबल मार्केट प्राइस पे करवाएंगे। अब मैं रिक्शे वाले के साथ पैसे तय नहीं हुए, मैंने कहा भाई घर चलो, उसने कहा चलूंगा, उधर चले गए, उधर जाके उसने कहा सर 10 करोड़ दे। मैं मेरी मर्जी, मेरी चीज है, गुड़िया सर्विस है, मैं जो मर्जी मांगू, आपको तो पहले चाहिए था प्राइस तय करते, अब मैं तो 10 करोड़ दूंगा। क्या ला 10 करोड़ लाभ करेगा? ला कहेगा प्राइस अच्छा। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं भाई प्राइस तो तय हुई ही नहीं थी, इसीलिए प्राइस कोई है ही नहीं, फ्री में है, तुम तो फ्री में आए हो। मैं तो ये कहूंगा ना, किसकी बात ठीक है? दोनों की गलत है। लॉ कहता है व्हेन प्राइस इज नॉट एग्रीड, रीजनेबल प्राइस पे की जाएगी। हाँ, जब एग्रीमेंट में क्लियरली लिख दिया गया कि ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर हम उसे कहते हैं कि इसके कोई पैसे नहीं होंगे, उसे हम कहते हैं ग्रेचुटस एक्ट या वॉलंटरी एक्ट। वॉलंटरी एक्ट जो रजाकाराना तौर पे अल्लाह वास्ते काम करते हैं, यही अल्फाज होते हैं ना इंग्लिश में भी, यही वॉलंटरी का मतलब ही था, रजाकाराना कोई काम कर दिया। या ग्रेचुटस एक्ट GRATUITOUS, ग्रेचुटस ही बोलते हैं ना इसको, चलें जो भी बोलते हैं, इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह वास्ते काम कर। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन, अब देखें एग्रीमेंट हुआ शीशा साहब, मैंने कहा ठीक है, प्राइस तय नहीं हुई, प्राइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन सी? रीजनेबल मार्केट, वही जो 10, 15, 20 रुपए होते हैं। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं। हाँ, पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट, एक है ऑफरर, एक है ऑफरी। ये तो है एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस के बाद इनको क्या कहा जाता है? ऑफर को प्रॉमिसर, ऑफरी को प्रॉमिसर।
ठीक, एक है प्रॉमिसर, एक है प्रॉमिसी। एग्रीमेंट में हमेशा दो पार्टीज होती हैं, एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिसी। इनके अलावा कोई भी पार्टी जो होती है उसे कहते हैं थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ना एक इस्टेब्लिश रूल है कि वही पार्टीज एक के खिलाफ केस कर सकती हैं जिनके दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है। जो पार्टी एग्रीमेंट में है ही नहीं वो केस नहीं कर सकते। रियल केस का एग्जांपल बताता हूं आपको। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं, तुमने ये गाड़ी सी के हवाले करनी है। ये गाड़ी सी के हवाले कर, ये एग्रीमेंट किसमें हुआ? ए और बी में, के ए और सी में, के बी और सी में, के ए बी और सी तीनों में? ए और बी, ये बात ध्यान में रखे, ए और बी में। ड्यू डेट पे बी ने गाड़ी सी को नहीं दी, सी ने बी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। किसने गाड़ी, एग्रीमेंट हुआ है, इसने मुझे गाड़ी नहीं दी। कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया पहली पेशी पे। क्यों? क्योंकि सी थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट के ऊपर अगर कोई एक्शन लेना है ना तो वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हैं। थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। ए बी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, बी ए के खिलाफ ले सकता है, सी नहीं। बात समझ आए? ठीक है। तो एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं? दो, एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिस। इसके अलावा कोई भी पार्टी होगी चाहे कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र क्यों ना हो, लेकिन चूंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री वो उसमें वो शामिल नहीं है, जिक्र तो है उसका, लेकिन जो एग्रीमेंट हो रहा है वो ए और बी के दरमियान में हो रहा है। तो इसके अलावा जितनी भी पार्टीज हैं वो थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं। ये खास तौर पे थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ध्यान में रखिएगा, ये आगे यूज होगी। और रूल आपको पता होना चाहिए कि जो थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे लीगल एक्शन नहीं ले सकते। भाई ये बात समझ आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। मन जी। देखें, अगर ऑफर भी एक्सप्रेस्ड है, एक्सेप्टेंस, तो फिर इसका मतलब एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और अगर दोनों चीजें इंप्लॉयड हैं तो इंप्लॉयड एग्रीमेंट। अगर एक चीज एक्सप्रेस है दूसरी इंप्लॉयड है तो भी एग्रीमेंट हो जाएगा। इससे फर्क, असल में ना इससे फर्क नहीं पड़ता कि एग्रीमेंट एक्सप्रेस है कि इंप्लॉयड है। फर्क किससे पड़ता है? एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। एग्रीमेंट, और आपको सिखाया ये जा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये दो पार्टीज ने बताया ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट है कि इंप्लॉयड एग्रीमेंट है, बल्कि ये कहा जाएगा एक पार्टी ने दूसरे को इशारा किया, दूसरे ने पहले को ओके किया, बताइए दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने ये देखना है कि एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस है कि एम्प्लॉयड है, इससे कोई लेना देना है। ये एग्रीमेंट का लफ्ज काट दें अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, एग्रीमेंट का लफ्ज काट दें। ऑफर और एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, आज आपने क्या कर, आपको नोट्स मिल गए हैं ना? आपने घर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ना। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करें, पार्ट बी अभी नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर और ये आपने रिटन फॉर्म में करना है, छोटा सा क्वेश्चन है 2-3 लाइनों में। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अल्फाज में उसे लिख दे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करना है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रख लें, आपको जो माइंड मैप्स दिए जा रहे हैं और ये नोट्स भी दिए जा रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या भला?
माइंड मैप में सिर्फ टू द पॉइंट चीजें हैं, इसमें डिटेल्ड है। स्टूडेंट असल में पूछते हैं सर क्या ये सारा हमने याद करना है, ये तो बड़ा ज्यादा है, मुश्किल है। तो अगर आपका रटा मजबूत स्ट्रांग है तो आप ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 ये नोटबुक वाला याद कर लें सारा, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टू दी पॉइंट बातें याद करें और बाकी रीडिंग कर लें, तो सिर्फ ये माइंड मैप वाली चीज याद कर लें, ठीक है। इसको जुबानी याद करें, इसको पढ़े भी। क्यों भला? ये आपकी एक तरह से सिर्फ एग्जाम में होता है ना कि मसला होता है या सिर्फ हेडिंग पता चल जाए ना, आगे मैं खुद ही लिख लूंगा। और ऐसे होता है जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग हो वो वाकई आगे खुद ही लिख लेता है, लेकिन मसला यह हेडिंग नहीं याद होती। तो बजाय ये कि आप हर चैप्टर हेडिंग और डिटेल सारी चीजें याद कर रहे हो, आप सिर्फ हेडिंग्स याद करें और बाकी रीडिंग कर लें ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। रीडिंग ने की होगी ना तो आपको हेडिंग पता चल भी जाए, आगे नहीं लिख सकेंगे। तो रीडिंग करनी है ताकि एक्सप्लेनेशन लिख सके, और केस स्टडी भी सॉल्व होगी रीडिंग की बेस पे। तो इसलिए रीडिंग लाजमी करनी है, लेकिन याद कहाँ से करें? मेरी सजेशन यह है माइंड मैप से याद कर लिया करें और रीडिंग बुक से या नोट से कर लिया करें, ताकि आपको कम से कम एफर्ट लगे और कंसेप्ट भी सारे आपके स्ट्रांग हो। ठीक है जी। और इन्फोर्सबिलिटी बाय, हाँ इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ बताया ना कि एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो एग्रीमेंट तो है लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है? जिसके ऊपर लॉ एक्शन ले सके। हाँ सोशल डोमेस्टिक, अच्छा चलें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब मैं ये चाह रहा था कल पढ़ाऊं, हाँ मैं चाह रहा हूं इसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊं, इसमें एग्जाम्पल्स हैं अच्छी इन्फोर्सेबिलिटी। इसलिए मैंने आपको याद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का नहीं करना, बल्कि ऐसा करें कोई भी क्वेश्चन ना करें और बताएं सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ से पहले पहले तक पढ़ लें। भाई इतना तो कर लेंगे ना, कल इससे आगे चलेंगे। ठीक है क्या चीज? 2 मिनट रिवीजन। अभी लीजिए 2 मिनट रिवीजन, ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना अभी भाई। 2 मिनट रिवीजन। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने कुछ डेफिनेशन सीखी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफर, जिसे प्रपोजल भी कहते हैं। ऑफर का मतलब क्या है? व्हेन वन पार्टी शोज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग टू नॉट टू डू समथिंग की एग्जांपल क्या है? कोई एक एग्जांपल दीजिए। कोई चीज बेचनी है, नॉट टू डू समथिंग की एग्जांपल दीजिए कि इस एरिया में तुमने ट्रेड नहीं करनी, या मेरे खिलाफ तुमने गवाही नहीं देनी, या 3 महीने तक तुमने सिगरेट नहीं पीनी। ये होगी ऑफर। जब दूसरे एक बंदा दूसरे को ऑफर देता है तो दूसरा बंदा यस भी कर सकता है, नो भी कर सकता है। अगर वो यस करे तो वो क्या होती है? लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है ऑफर ही करे, उसको कम्युनिकेट करे, ऑफरर को कम्युनिकेट करे, तो वो फिर एक्सेप्टेंस। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो उसे क्या कहता है? और यहीं से 2 अहम लफ्ज निकलते हैं, प्रोमिसर और ऑफरर। वही ऑफरर जो एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर था, एक्सेप्टेंस के बाद प्रोमिसर बन जाता है, और वही ऑफरी जो एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरी था, एक्सेप्टेंस के बाद प्रोमिसर बन जाता है। तो जरा बताइए हमारे पूरे सिलेबस में ज्यादातर अल्फाज बुक में क्या यूज होंगे? ऑफरर और ऑफरी के, प्रोमिसर और प्रोमिसी, प्रोमिसर और प्रोमिसी। ठीक है। जब प्रोमिसर और प्रोमिसी एग्री हो जाते हैं, ऑफर एक्सेप्ट हो गई और बदले में दूसरी पार्टी ने भी बता दिया कि वो कंसिडरेशन क्या पे करेगी, तो ये क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन याद रखें लोग आपस में कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी कर लेते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं या इलीगल होते हैं। इसलिए लॉ ने 2 टर्म्स इजाद किए हैं, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट। हर चीज जो आप दूसरी पार्टी के साथ एग्री कर लें वो एग्रीमेंट हो जाएगी। वो चाहे आप बर्गर बेचने का एग्रीमेंट करें, चाहे चर्च बेचने का एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट दोनों ही है। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जिनके ऊपर लॉ एक्शन नहीं लेता, जो इलीगल है या इम्पॉसिबल है, ऐसे एग्रीमेंट जो इलीगल या इम्पॉसिबल है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। वो एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। यानी अगर एक पार्टी वो तय करने के बाद मुकर जाए तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो,
यानी अगर एक पार्टी मुकरे तो दूसरी पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटा के उसे इन्फोर्स करवा सकती है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं इन्फोर्स करवा सकते। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क समझ आ गया? जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते? इलीगल और इम्पॉसिबल। और फिर हमने ये पढ़ा कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लॉयड भी। जो रिटन फॉर्म में हो उसे क्या कहते हैं, और जो बोल के की जाए उसे भी एक्सप्रेस ही कहते हैं। रिटन फॉर्म में हो या बोल के हो, एक्सप्रेस ही होगी। जो कंडक्ट से इशारों से हो, इशारों से, वो इम्प्लॉयड है। तो लॉ दोनों को कहता है वैलिड है। ऑफर या एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लॉयड भी हो सकती है। और प्रॉमिस और प्रॉमिस, हाँ, जो तो पार्टी, जिन दो लोग पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? एक को प्रॉमिसर, एक को प्रॉमिस। और इसके अलावा जितनी भी पार्टीज हैं थर्ड पार्टी। एक एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाने के लिए प्रॉमिसर और प्रॉमिसी तो कोर्ट में जा सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं जा सकते। क्लियर है? ये थी हमारी 2-3 मिनट की क्विक समरी। क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।